रागादिरोगान् सततान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् औत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा त्रिविध रोग मार्ग का निर्देश हम देखेंगे। यानी कि जो त्रिविध रोग मार्ग है, कोष्ठ मार्ग, शाखा मार्ग और मर्मास्थि संधि मार्ग, उसका जो विभाजन है वो हमें निदान और चिकित्सकीय अभिगम में किस तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस में उपयोगी हो सकता है, उसके बारे में हम निर्देश यहाँ पे देखेंगे। और हम अब नियमित स्वरूप से प्रमेय चिकित्सित के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। तो पहले तो ये जो त्रिविध रोग मार्ग है वो विषय है निर्देश चतुष्क का। यानी कि निर्देश चतुष्क जो हमारी चरक संहिता का है उसके आमंतर विषय में ये त्रिविध रोग मार्ग विषय आता है। और निर्देश चतुष्क त्रिविध बोध्य संग्रह रोग निदान पद्धति का भाग है। यानी कि त्रिविध रोग मार्ग का अभ्यास हमें रोग निदान पद्धति में दृढ़ीकरण हेतु, यानी कि रोग निदान की दृढ़ीकरण हेतु उसका हमें उपयोग करना चाहिए। यानी कि त्रिविध बोध्य संग्रह परीक्षण अंतर्गत त्रिविध रोग मार्ग परीक्षा आता है। तो ये रोग मार्ग 3 है, कोष्ठ मार्ग, शाखा मार्ग और मर्मास्थि संधि मार्ग। और निर्देश चतुष्क नैदानिक पद्धति का भाग है। तो मार्ग यानी कि रास्ता, ऐसा सरल यदि आप देखें तो जो विषम दोष है, जो संचय प्रकोप प्रसरण स्थिति को अपनी निदान विशेष से प्राप्त करते हैं, विषम दोष संचय प्रकोप प्रसरण स्थिति को प्राप्त हुए विषम दोष जिस स्थानों में अभिसरण करते हैं उस स्थानों में रोग निदान की सरलता हेतु अग्नि अनुसार उसका विभाजन किया गया है। जठराग्नि आश्रित दोषों का जो अभिसरण है, प्रसरण मार्ग है, प्रसरण स्थान है, उसको कोष्ठ मार्ग कहा गया है। उत्तान धातु और धातुअग्नि आश्रित जो अभिसरण मार्ग है, अभिसरण दोषों के स्थान है, उसको शाखा मार्ग कहा गया है। और मर्मास्थि महाभूताग्नि आश्रित मर्मास्थि संधियों में जो दोषों का अभिसरण होता है उस प्रसरण स्थानों को मर्मास्थि संधि मार्ग के रूप में 3 प्रकार के प्रसरण मार्ग बताए गए। ये दोषों की गति के अभ्यास के अंतर्गत हमें अभ्यास करना चाहिए। कोष्ठ मार्ग, शाखा मार्ग, मर्मास्थि संधि मार्ग विदुष्ट होने पर निश्चित प्रकार के लक्षणों का जन्म होता है और निश्चित प्रकार की विकार प्रकृति का जन्म होता है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह रोग मार्ग इसमें विदुष्ट हुए। तो पहले तो हम कोष्ठ मार्ग के बारे में देखें। तो जो कोष्ठ मार्ग है, पहले तो यह निश्चित कर लो, कोष्ठ मार्ग पूर्ण रूप से जठराग्नि केंद्रित रोग मार्ग है। यानी कि जठराग्नि निरपेक्ष होने पे जठराग्नि आश्रित दोष अपने नजदीक के स्थान अधिष्ठान संस्थान में अभिसरण करके जठराग्नि आश्रित अधिष्ठानों में अभिसरण करते हुए जो विकार या रोग समुदाय उत्पन्न करते हैं उसको कोष्ठ रोग मार्ग के रूप में जाना जाता है। यानी कि कोष्ठ स्थान में दोषों का अभिसरण होने पे कोष्ठ रोग मार्ग कहा गया है। कोष्ठ रोग मार्ग जठराग्नि आश्रित है, महास्रोतस, महानिम्न और आम पक्वाशय, ऐसी उसको संज्ञा दी गई है। महास्रोतस, आम पक्वाशय और महानिम्न। कोष्ठ रोग मार्ग के अंतर्गत प्राणवाही स्रोतस, उसके उत्पादक और प्रवर्तक मूल, अन्नवाही स्रोतस, उसके उत्पादक प्रवर्तक मूल और उदकवाही स्रोतस, उसके उत्पादक और प्रवर्तक मूल अधिष्ठान के अंतर्गत परीक्षित या दूषित हो सकते हैं। कोष्ठ रोग मार्ग पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित जठराग्नि केंद्रित रोग मार्ग है। यानी कि यह रोग मार्ग का मुख्य केंद्र जठराग्नि है। कौन कौन से दोष कोष्ठ रोग मार्ग में विकृत होते हैं उसकी यदि आप अभ्यास करें तो समान प्राणवाही स्रोतस
उसके उत्पादक और प्रवर्तक मूल उपरांत समान वायु और अपान वायु प्रधान रूप से जो 5 वात के विशेष भेद है उसमें समान और अपान विदुष्ट होते। 5 पित्त के विशेष भेद के अंतर्गत पाचक पित्त और रंजक पित्त कोष्ठ रोगमार्ग के अंतर्गत विदुष्ट होते हैं और उदकवाही स्रोतस उसके उत्पादक प्रवर्तक मूल उपरांत क्लेदक कफ, अवलंबक कफ और बोधक कफ इसके अंतर्गत विकृत होते। यानी कि कोष्ठ रोग मार्ग में जो व्याधि संग्रह दिया गया है उस व्याधि संग्रह में प्राण अन्न उदकवाही स्रोतस समान अपान वायु पाचक रंजक पित्त क्लेदक अवलंबक और बोधक कफ इतने दोष और अधिष्ठान की प्रकृति विक्षेपित हो जाती। तो इस मान लो आपको यह ज्ञात हो गया कि कोष्ठ रोग मार्ग के व्याधि संग्रह जो रक्तपित्त गुण काशवास हिक्का ग्रहणी पांडु शोथ हृदय रोग और तृष्णा और छर्दी यह इसके प्रधान व्याधि संग्रह है। तो इसमें यदि आपको यह ज्ञात हो जाए कि यह जठराग्नि आश्रित है, इसमें प्राणन उदक 3 स्रोतस और उसके उत्पादक और प्रवर्तक मूल के आसपास इसकी विकार प्रकृति रहती है। इसमें पाचक रंजक समान अपान क्लेदक बोधक कफ प्रधान और अवलंबक कफ प्रधान रूप से विदुष्ट होते हैं। तो इतने अधिष्ठानों की परीक्षण रोग निदान अंतर्गत आपको तय हो जाने से निदान और चिकित्सा में आपको सरलता और सुगमता होती कि आपको अब इतने ही स्रोतस अग्नि और इतने ही दोषों की चिकित्सा के अनुबंध में आपको विचार करना। तो इससे चिकित्सा में सरलता उत्पन्न होती। प्रधान रूप से यदि आप कोष्ठ रोग मार्ग का ज्वर रक्तपित्त गुण काशवास हिक्का ग्रहणी पांडु शोथ हृदय रोग और तृष्णा और छर्दी लेकर यदि रोगी आ रहा है तो उसमें समुत्थान विच्छेद चिकित्सा सूत्र लागू होगा जठराग्नि का। यानी कि लंघन दीपन पाचन दोषावसेचन मात्र सिर्फ यही प्रक्रिया करवाने से कोष्ठ रोग मार्ग में समुत्थान विच्छेद प्रक्रिया होती। समुत्थान विच्छेद प्रक्रिया यानी कि अग्नि सामता दोष और दूष्य की दूषणीकरण प्रक्रिया का अब यहाँ पे विघटन हो जाता है। बलकरण प्रक्रिया समुत्थत्व प्रक्रिया का नाश होता है। लंघन दीपन पाचन दोषावसेचन जो जठराग्नि की चिकित्सा है यह प्रधान रूप से कोष्ठ रोग मार्ग ठीक करने में प्रधान सूत्र के रूप में लागू होगी। तो आपको यह ज्ञात हो गया कि यदि जो रक्तपित्त गुण काशवास हिक्का हृदय रोग गर्भ तृष्णा छर्दी आ रहा है तो और यदि आप सिर्फ लंघन दीपन पाचन से ही शुरुआत करते हो तो यह सभी रोग मार्ग के व्याधि संग्रह में समुत्थान विच्छेदीकरण हो जाएगा। यानी कि यह रोगों का समूर्छन प्रक्रिया अब बंद हो जाएगी। एक तो यह इसमें ज्ञात होता है। दूसरा कोष्ठ रोग मार्ग जो है वो प्रधान रूप से उसमें कौन सा हमें उपक्रम चलाना चाहिए। तो ये लंघन दीपन पाचन दोषावसेचन जो है उस प्रकार से आप सुश्रुत अन्नपान दे दीजिए। कौन सा उपक्रम चलाना चाहिए जिससे कोष्ठ रोग मार्ग प्राणन उदकवाही स्रोतस समान और अपान पाचक और रंजक क्लेदक अवलंबक और बोधक कफ पर कार्य हो। तो यहाँ से एक अच्छा विज्ञान यह भी निकल कर आएगा कि यदि आप लंघन करवाते हो तो लंघन से प्राणन उदक विशेष दोष पाचक रंजक पित्त समान और अपान वायु अवलंबक क्लेदक और बोधक कफ यदि आप ये निश्चित दोषों पे कार्य करना चाहते हो कि मान लो आपके रोगी में आपको यह ज्ञात हो गया कि इसमें रंजक पित्त की या पाचक पित्त की दुष्टि है तो यह आपको सरलता होगी कि रंजक और पाचक पित्त मात्र और मात्र लंघन से ही समान और समत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये एक अच्छा आपको विज्ञान यहाँ पे विभाजन से प्राप्त होता है
यदि आप समान और अपान को अच्छा करना चाहते हो, जो अर्श में प्रधान रूप से बिगड़ते, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि लंघन प्रक्रिया से समान और अपान वायु प्राकृत कर्म स्थापन में जुड़ जाते हैं। तो लंघन एकमात्र स्थिति है जिससे यह निश्चित दोषों को प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जोड़ा जाता है। मान लो अपान दुष्ट है, तो आपको यदि यह ज्ञात हो जाए कि भाई ये जो अपान वैगुण्य है वो लंघन से ठीक होता है, तो अपान वैगुण्य ठीक करने हेतु आपको अब ज़्यादा औषध सामग्री पे विचार ना करके लंघन स्थिति सापेक्ष करने पर ही विचार करना चाहिए। तो ये एक उपक्रम की बात हो गई कि षट उपक्रम में कोष्ठ रोग मार्ग विशेष दोष और उसके अधिष्ठान लंघन साध्य है। फिर आता है चिकित्सा क्रम। इसमें लिखा है, लेकिन आपको इसमें अभ्यास करना है कि जो कोष्ठ रोग मार्ग है वो प्रधान रूप से नस्य, शिरोविरेचन और वमन से प्रधान रूप से ठीक होते, लेकिन इसी से इसमें प्राकृत कर्म अनुवर्तन उत्पन्न होता है। शिरोविरेचन, नस्य और वमन, यह जो चिकित्सा सूत्र है, चिकित्सा क्रम आप बोले, इससे क्या होता है, कोष्ठ रोग मार्ग के अधिष्ठानों में लीन और समुचित दोषों में कल्पन हेतु शिरोविरेचन और वमन अच्छी तरह से आपको कार्य करके देंगे। फिर जो जरूरत हो वो आप करवा सकते हो, लेकिन प्रधान स्थिति यह है, कल्पन हेतु आपको वमन, शिरोविरेचन कोष्ठ रोग मार्ग में ज्यादा परिणाम देगी। इसीलिए आप यदि ज्यादा अध्ययन करें तो ज्वर, प्रमेय की उत्तान धातु आदि में वमन योगों का वमन पूर्वक कल्पन करने का हमारे जो सम्राणी साहिब की बुक है उसमें वमन कल्पना विशेष रूप से प्रयुज्यमान है, लेकिन आप अभ्यास करें शिरोविरेचन और वमन। दूसरा आता है कि भाई मान लो आपको इसके रोग मार्ग के ज्वर, रक्तपित्त, गुण, काशवास, हिक्का, ग्रहणी, पांडु यज्ञात हो गया, उसमें भी आपको काशवास लेकर रोगी आ रहा है, जो कोष्ठ रोग मार्ग का प्राणवाही स्रोत से अनुबंधित रोग समुदाय, लेकिन रोग व्याधित स्थिति नहीं है, रोग स्थिति है। तो लंघन, दीपन, पाचन, दोषावसेचन, समुत्थान विच्छेद करेगा प्रधान उपक्रम लंघन है, लेकिन प्राणवायु स्रोतसों में जो उपक्रम और निदान परिवर्जन प्राणवाही स्रोतस में दोष पाचन हेतु बताए गए, वो आपको इसके अंतर्गत विशेष रूप से लागू करवाना होगा। इसमें क्या लिखा है, उपक्रम में लंघन पूर्वक स्नेह श्वेत करवाए, लंघन तो करवाए प्लस स्नेह श्वेत करवाए, जिससे क्या होगा, प्राणवाही स्रोतस में वैकारिक दोष पाचन हो गया। और सश्रुत यानी निदान परिवर्जन दिया है कि जो आप लंघन, दीपन, पाचन करवाए वो निर्वात सेवन, पक्वोदक, स्नेहयुक्त, लघु सुपाची अन्न से करवाए। तो इससे क्या होता है, निश्चित स्रोतस में स्पेसिफिक कार्य हेतु ये निश्चित विभाजन आपको दिया गया है। इसी प्रकार मान लो अर्श है वो अनुवायी स्रोतस का व्याधि है, ज्वर अनुवायी स्रोतस आश्रित रहता है, तो उसमें क्या लिखा है, लंघन करवाए, रुक्षण, स्नेहन, स्तंभन और ब्रूहण, यह उपक्रम समयांतर पे अनवायु स्रोतस में दोष पाचन हेतु उपयोग करे। रुक्षण, स्नेहन, स्तंभन और ब्रूहण, बराबर। अब आता है शाखा रोग मार्ग। शाखा में बताया गया है कि शाखा रक्तादयो त्वकस्य, यानी आप रक्तादयो त्वकस्य का विभाजन करें तो त्वग, रक्त, मांस और लसिका यानी कि उत्तान धातु इसके शाखा रोग मार्ग के अंतर्गत आ जाती हैं। शाखा रोग मार्ग के जो भी व्याधि संग्रह है, विद्रोधी, कुष्ठ, प्रमेय, पीटिका, रक्त प्रदूषित व्याधि संग्रह, कुष्ठ आदि, विषम ग्रंथि, पांडु, ये सभी व्याधि संग्रह प्रधान रूप से त्वग, रक्त, मांस, लसिका और कुछ में मेद, उत्तान धातु आश्रित ये व्याधि संग्रह है।
कौन कौन से दोष शाखा रोग मार्ग के अंतर्गत विकृत होते हैं? तो प्रधान रूप से व्यान वायु शाखा रोग मार्ग में जो 5 वात के विशेष भेद है, उसमें व्यान वायु शाखा रोग मार्ग में अपना कार्य छोड़ देता है, विकृत होता है। पित्त में भ्राजक पित्त विकृत हो जाता है और कफ में तर्पक कफ विकृत हो जाता है। भ्राजक पित्त, तर्पक कफ और व्यान वायु उत्तान धातु शाखा रोग मार्ग में प्राकृत कर्म अनुवर्तन छोड़ देते। कौन कौन से स्रोतस आते हैं? तो रक्त, मांस, मेद और रस इसमें लिखा है। कोष्ठ और शाखा दोनों के साथ ये व्यवहार करता है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है रस, रक्त, मांस, मेद, लसिका। इतना उत्तान धातु के अधिष्ठानगत स्रोतस के अंतर्गत आता है। अग्नि में आता है धात्वाग्नि। शाखा मार्ग प्रधान रूप से धात्वाग्नि आश्रित है। इसमें रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि और रसाग्नि का आपको विचार करना चाहिए। यानी कि शाखा मार्ग यदि आप ठीक करना चाहते हो तो आपको रस, मांस, मेद और रक्ताग्नि को प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जोड़ना चाहिए। भ्राजक पित्त, तर्पक कफ, व्यान वायु, रस, रक्त, मांस, मेदाग्नि कौन सी चिकित्सा देनी चाहिए? तो लंघन, दीपन, पाचन, दोषावसेचन पश्चात रस, रक्त, मांस, मेदाग्नि की अपनी अपनी स्वतंत्र अग्नि चिकित्सा है। यह आपको समुत्थान विच्छेद हेतु देनी चाहिए। मान लो रसाग्नि की लंघन, रक्ताग्नि की रक्त पित्त हरिक्रिया, वीर्य उपवास, शोणित श्रावण, मांस में शस्त्र क्षाराग्नि कर्म आदि का उल्लेख है मांस मेद में। तो लंघन, रक्तपित्त हरिक्रिया, वीर्य उपवास, शोणित श्रावण और शस्त्र क्षाराग्नि कर्म, इतने उपक्रम शाखा रोग मार्ग में दोष पाचन हेतु और शाखा मार्ग का प्राकृत कर्म अनुवर्तन हेतु आपको उपयोगी होंगे। देखो, रोग मार्ग में यह सरलता है कि आपको उत्तान धातु की 3 से 4 ही अग्नि इसमें आती है और उसके जो भी व्याधि संग्रह, विद्युधि, कुष्ठ, प्रमेय, पीटिका, वैवर्ण्य, मेदोवृद्धि, अर्श, विसर्ग, ग्रंथि, पांडु, तो उसमें आपको रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांस और मेदाग्नि के जो उपक्रम है वो चलाने से उसमें समुत्थान विच्छेदीकरण शुरू हो जाता है। तो यह आपको सरलता देगा, चिकित्सा में सुगमता देगा। मान लो मांस और मेद में शस्त्र क्षाराग्नि कर्म लिखा, तो इसमें 30% रोग समुदाय ऐसे है जो गौमूत्र, वैश्वानर आदि शस्त्र क्षाराग्नि कर्म करने वाले भेषज संग्रह और उपक्रम से ठीक हो जाते, बराबर। प्राजक पित्त, व्यान वायु और तर्पक कफ, यदि प्राजक पित्त और व्यान वायु विदुष्ट हो तो आपको धात्वाग्निगत चिकित्सा सूत्रों में ही आपको कार्य करना, तो ही वो ठीक होगे। कौन सा उपक्रम शाखा रोग मार्ग में दोष पाचन हेतु प्रयोजन करना चाहिए? कोष्ठ रोग मार्ग लंघन साध्य था। शाखा रोग मार्ग में षट उपक्रम अंतर्गत लंघन और रुक्षण ही करवाना चाहिए। मान लो आपको यह ज्ञात हो जाए कि लंघन रुक्षण करवाने से प्राजक, तर्पक, व्यान वायु, रस, रक्त, मांस, मेद, लसिका और शाखा रोग मार्ग के अधिष्ठानों में दोष पाचन होगा, तो आपको चिकित्सा में दूसरी सुगमता प्राप्त होगी कि भाई आपको अब लंघन रुक्षण ही करवाना है। तो आपको अब निश्चित हो गया कि भाई मग, मेथी, जौ, सामो और हरिद्रा निश्चित रुक्षण लंघन कर औषध अनपान ही आपको प्रयोजन देने, वरना ये व्यान वायु और भ्राजक पित्त ठीक नहीं होगे। आप समझे? फिर आप मान लो लंघन ही करवा रहे हो, रुक्षण नहीं दे रहे हो, तो इतने रोग मार्ग के अधिष्ठानों में इतने अग्नि और दोषों पे कार्य नहीं होगा। इसी कारण जो कुष्ठ है, शाखा मार्ग का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कुष्ठ, प्रमेय, विद्रधि, शोथ, रक्त प्रदोषज व्याधि संग्रह, उसी का ही वर्णन है।
उसमें आपको सिर्फ लंघन और रुक्षण ही करवाते रहना, तभी दोष पाचन होगा। इसीलिए कुष्ठ और प्रमेही को कभी भी स्नेहित उपचार नहीं देना है। इसी प्रकार रक्तगत स्थिति है तो भी स्नेहिक उपचार बहुत नहीं देना, लंघन रुक्षण ही इसके उपक्रम है। कुष्ठ आ जाए, रक्त प्रदोष आ जाए, उसकी मुख्य चिकित्सा लंघन रुक्षण। कौन सा चिकित्सा क्रम, यानी जो पंचकर्मीय प्रक्रिया है उसमें कौन सी प्रक्रिया देने से शाखा मार्ग के दोषों का अच्छी तरह से निःसरण होगा, तो विरेचन प्रक्रिया देने से शाखा मार्ग के दोषों का प्रधान रूप से निःसरण होगा। अब मान लो आपको यह ज्ञात हो कि भाई रस, रक्त, मांस, मेद निश्चित स्रोतस में ही रोग मार्ग का अभिसरण है, तो स्रोत अनुसार चिकित्सा में जो उपक्रम लागू होते हैं वो आपको अब देने चाहिए। लंघन पश्चात, रुक्षण पश्चात की मैं बात कर रहा हूं, बराबर। अब आता है मर्मास्थि संधि रोग मार्ग। मर्मास्थि संधि रोग मार्ग हमारे शरीर में शरीर मध्य कहा गया है। मर्मास्थि संधि रोग मार्ग प्रधान रूप से महाभूताग्नि आश्रित है। इसमें मल पाचन, मल विसर्जन प्रक्रिया का मुख्य प्रधान इसमें रोल है। गंभीर धातु, गंभीर धातु में क्या आता है? अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, एकादश इंद्रिय, पंच महाभूत द्रव्य और मन, यह मर्मास्थि संधि रोग मार्ग के व्यापारों के साथ आश्रित है। यानी कि अस्थि, मज्जा, शुक्र की जहाँ पे दुष्टि होती है, एकादश इंद्रिय जहाँ पे विक्षेपित हो जाए, विकृत हो जाए, मन जहाँ पे विकृत हो जाए, और पंच महाभूत जिसमें विकृत हो, उसमें आपको मर्मास्थि संधि रोग मार्गगत दोष अभिसरण ज्ञात करना चाहिए। यह निर्देश चतुष्की रोग निदान पद्धति का त्रिविध बोध्य संग्रह में रोग निदान अंतर्गत आने वाला यह विषय है, रोग मार्ग परीक्षा। यहाँ पे हम निर्देश कर रहे हैं, लेकिन इसको आप अपने स्वरूप से आप अभ्यास चालू करो तो काफी ज्ञात होगा आपको। कौन कौन सी धातु, गंभीर धातु आती है? अस्थि, मज्जा और शुक्र। यह जो मर्मास्थि संधि रोग मार्ग है वो धात्वाग्नि और महाभूताग्नि दोनों अग्नि आश्रित रहता है। कौन कौन से वायु मर्मास्थि संधि रोग मार्ग के प्राकृत व्यापारों के साथ जुड़े हैं? तो व्यान और अपान वायु प्राकृत कर्म अनुवर्तन यदि करे तो ही मर्मास्थि संधि प्राकृत कर्म कर सकते। व्यान और अपान वायु श्लेषक और तर्पक कफ, आलोचक और साधक पित्त। आलोचक, साधक पित्त, व्यान, अपान, श्लेषक और तर्पक कफ, यह विशेष दोष यदि प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जुड़े तो ही मर्मास्थि संधि रोग मार्ग में 10वीं जीवन यापन कर्म अच्छी तरह से चल पाए। अब मर्मास्थि संधि रोग मार्ग में समान वायु कितना भी अच्छा हो, लेकिन मर्मास्थि संधि मार्ग का प्राकृत कर्म अनुवर्तन यदि करवाना हो तो व्यान और अपान को ही अपने प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जुड़ना पड़ेगा। समान जुड़ गया तो इतना परिणाम नहीं आएगा कि सिर्फ व्यान अच्छा है तो भी इतना परिणाम नहीं आएगा। व्यान और अपान दोनों का जो समुच्चन है यही आपको मर्मास्थि संधि रोग मार्ग पे कार्य देगा। श्लेषक और तर्पक, आलोचक और साधक पित्त। पित्त में आलोचक और साधक पित्त अच्छे होने चाहिए, बराबर। कौन सा लंघन, दीपन, पाचन, दोषावसेचन के पश्चात धात्वाग्नि और महाभूताग्नियों की चिकित्सा समुत्थान विच्छेद हेतु लागू करे? कहाँ पे लिखी है? सारी स्थान में बी और इंद्रिय स्थान में महाभूत चिकित्सा आती है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, महाभूताग्नि में कौन कौन सी अग्नि चिकित्सा करनी चाहिए उसका अच्छी तरह से वर्णन है। इससे समुत्थान विच्छेद होगा, विकृतिकरण प्रक्रिया बंद होगी। इससे क्या होता है? विकृतिकरण बंद हो जाता है।
समुत्थान विच्छेद होता है। समुत्थान विच्छेद में ऐसा भी हो सकता है रिपोर्ट नॉर्मल आए, लेकिन यदि आप डिटेल अगर उसका अभ्यास करवाओ तो उसमें वेरिएशन आ सकता है, उसको समुत्थान विच्छेद कहते हैं, प्रकृति स्थापन नहीं हुआ होता। कौन कौन से व्याधि संग्रह उत्पन्न होते हैं? पक्षवत, ग्रह, अपतानक, वातरोग, महावातरोग, उन्माद, अपस्मार, अर्दित, राज्यक्षमा, योनि व्यापद, उद्भव, जत्रुगत रोग, उरुस्तम, गलगन, मानस रोग, ये सभी मर्मास्थि संधि रोग मार्ग के व्याधि संग्रह। जब दोष धात्वाग्नि, महाभूताग्नि गंभीर धातु, इंद्रिय और महाभूतों को विक्षेपित कर दे, तब यह प्रेजेंटेशन लेकर रोगी आएगा। और यदि यह प्रेजेंटेशन लेकर आ रहा है तो समझो कि दोषों ने यहाँ पे मर्मास्थि संधि रोग मार्ग को ही विशेष बिगाड़ा। मान लो उन्माद अपस्मार संधिगत वात है, आम वात है, वात शोणित है, महावात रोग है, कोई भी वात रोग है, तो उसमें आपको मर्मास्थि संधिगत ही विचार करना चाहिए। कौन से उपक्रम मर्मास्थि संधि रोग मार्ग को प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जोड़ेंगे? तो आता है लंघन, रुक्षण, स्वेदन, तीनों साथ में काम करने चाहिए। मान लो मुझे संधिगत वात है या आम वात है या अस्थि मज्जागत वात है, और आप मुझे अच्छी तरह से लंघन दे रहे और मुझे 20-30% रिलीफ भी है, लेकिन यदि आप 100% दोष पाचन तक जाना चाहते हो तो लंघन प्रक्रिया अब ज़्यादा काम करेगी नहीं। आपको लंघन पश्चात रुक्षण और स्वेदन को भी अच्छी तरह से लागू करना होगा, क्योंकि तब ही धात्वाग्नियों और महाभूताग्नि के अधिकार क्षेत्र में पाचन होगा और विसर्जन होगा। सिर्फ लंघन प्रक्रिया से मर्मास्थि संधि रोग मार्ग पे कार्य नहीं होगा। चिकित्सा में प्रधान रूप से वमन विरेचन पश्चात जो हमारा बस्ती कर्म है, आस्थापन और अनुवासन बस्ती कर्म, यह बस्ती कर्म मर्मास्थि संधि रोग मार्ग के अंदर विशेष कार्य करता है। तो मर्मास्थि संधि रोग मार्ग के व्याधि संग्रह में बस्ती कर्म का प्रधान रूप से प्रयोजन, बराबर। और दूसरा, मान लो आपको अस्थि मज्जा शुक्र आदि स्रोतस में जो दोष पाचन हेतु उपक्रम बताए वो भी आपको प्रयोजन करने चाहिए। तो यह जो संकलन है यह आपकी निदान और चिकित्सा का जो दृष्टिकोण है उसको सरलता करेगा, निश्चितीकरण देगा। तो यह संकलन आपको उस तरह से उपयोगी होगा। हम नेक्स्ट टाइम प्रमेय चिकित्सित चालू करेंगे, जिसमें वातज, पित्तज, कफज प्रमेय उसका भेद, परीक्षण, निदान आदि को देखकर चिकित्सा अनुबंधित विचार आगे करेंगे। थैंक यू।